साथियों नमस्कार। साथियों, कश्मीर में कई ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिनको लेकर के चर्चा करना आवश्यक है और सभी को मिला करके ये देखने की भी ज़रूरत है कि क्या कश्मीर में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो बड़ा ही डिफाइनिंग सा है और ये बता रहा है कि शायद हमें पूरी खबरें नहीं पता चल रही हैं, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है। जिसमें मैं आपको एक सबसे बड़ी और ज़रूरी खबर बताऊँ कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पीओके को लेकर के। मैंने हमेशा आपको बताया है कि पीओके में जो प्रोटेस्ट है वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और पिछले से पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रोटेस्टर ये नारे लगा रहे थे कि वी आर नॉट द पाकिस्तान्स पार्ट, पीओके इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बात यहाँ तक पहुँच गई थी। अब नया नारा लग रहा है। क्या नारा लग रहा है? नीड इंडियाज़ हेल्प। इंडिया आए, सीज़फायर लाइन पर आए, हमारी मदद करे, हमें मेडिकल एड पहुँचाए, हमें खाने-पीने का सामान पहुँचाए और वो इस बात को लेकर के बड़े ही चिंतित हैं कि भारत वाले जो कश्मीर वाला पार्ट है, उसमें इतने ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे है, इतने ज़्यादा लोग खुशहाल कैसे हैं, वहाँ सबके पास रोज़गार है, टूरिज़्म से अच्छा पैसा कमा रहे हैं और इनके यहाँ खाने के भी वांदे हैं। तो इस बात को लेकर के एक भारी असंतुष्ट लोग वहाँ के हैं जो सड़कों पर आ चुके हैं और इस समय वहाँ की जो आर्मी है लोगों पर फायरिंग कर रही है। लोग उल्टा आर्मी पर पथराव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्मी यहाँ से चली जाए। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक टाइम पर पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता था कि भारत के कब्जे वाले कश्मीर में, ऐसा पाकिस्तान कहता था, मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान कहता था कि भारत ने जिस कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, वहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, वहाँ के लोग गरीबी में जी रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तमाम तरह से नैरेटिव चलाया जाता था। आज नैरेटिव क्या हो रहा है? उल्टा हो गया है। आज पाकिस्तान के लोग खुद आवाज़ लगा करके, खुद आंदोलन चला करके दुनिया वालों को बता रहे हैं कि देखो हमारी बेकदरी हो रही है और भारत देखो कितना खुशहाल है। इस तरह से डिप्लोमेसी करी जाती है और ये करने में टाइम लगता है। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, आगे कहाँ तक पहुँचेगी वक्त बताएगा। हम सब जान ही रहे हैं कि बात किस ओर जा रही है। तो एक बात मैंने आपको बता दी पीओके की, ठीक है। एक खबर और आई कि साहब 117 लोगों ने, जिसमें से कई भारतीय थे और कई पाकिस्तानी थे, मिलकर के पत्र लिखा है अपने अपने प्रधानमंत्रियों को कि बातचीत को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए और दोनों देशों के बीच जो तनाव हो रखे हैं, जो एकदम हर चीज़ में स्विच ऑफ हो गया है, उसको ऑन करके चीज़ों को सुचारू करना चाहिए। क्योंकि कई लोगों के बिजनेस हैम्पर हो रहे हैं। भारत में भी भारतीयों का कहना था, उधर पाकिस्तानियों का कहना भी यही था। अब आप एक बात बताइए, ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि अचानक से 117 लोगों को सपना आया कि हाँ, हमें कल जो है चिट्ठी लिख देनी चाहिए। यानी पहले इन लोगों की बातचीत हुई होगी, बैक चैनल बातचीत चल रही है, मिल करके चिट्ठी लिखी गई कि भाई दोनों देशों में बातचीत होनी चाहिए। चलो, भारत तो बातचीत कर भी लेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान बात करने लायक है? हैरानी होती है उन भारतीयों के बारे में सोच करके जिन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है पाकिस्तान से कि हम उससे बातचीत करेंगे और वो बातचीत के रास्ते पर ही चलता रहेगा। पिछले 70-75 साल से बातचीत ही हो रही है। आपने बार-बार शांति का पैगाम लेके कभी जा रहे हो, कभी बस लेकर के जा रहे हो, कभी ट्रेन लेकर के जा रहे हो, कभी जो है उसको यहाँ पर इनवाइट कर रहे हो, शपथ ग्रहण समारोह में बुला रहे हो, कभी उसकी बेटी की शादी में जा रहे हो, सब करके देख लिया आपने। क्या उससे आतंकवाद रुका? क्या पाकिस्तान की फितरत चेंज हुई? जो देश बना ही नफ़रत की बुनियाद पर है, जो देश चलता ही दूसरे देशों के इशारे पर है, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, जिस देश का एकमात्र उद्देश्य है करप्शन करना और वहाँ पे आर्मी को कैसे भी संतुष्ट रखना और भारत के खिलाफ जहर उगलना, वो देश किसी भी हाल में शांति की बात को नहीं मान सकता और ना ही बातचीत से आगे बढ़ सकता। और ऐसे कौन से लोग हैं जिनका व्यापार पाकिस्तान के बिना नहीं चल पा रहा? हैरानी की बात है। पाकिस्तान को तो समझ में आता है कि उनका व्यापार नहीं चल रहा होगा भारत के बिना, लेकिन यहाँ ऐसे कौन से लोग हैं जो इस बात पर मरे जा रहे हैं कि पाकिस्तान से व्यापार चलवा दो। पूरा एक नेक्सस काम करता है साहब। इनमें से कुछ लोगों के नाम भी सुनिए आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। इसमें जो भारत की तरफ से साइन करके भेजने वाले लोग हैं, देखो 61 इंडिया से हैं, 56 पाकिस्तान से हैं। इंडिया से करने वालों में के नाम आपको बताता हूँ, आप जान करके हैरान होंगे। ये है फारूक अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ है जम्मू कश्मीर में, जिसकी सरकार है। उमर अब्दुल्ला के पिताजी है ये। सेपरेटिस्ट लीडर मीरवाइज उमर फारूक, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, आरजेडी एमपी मनोज झा, आरजेडी लालू की पार्टी का एमपी, और फॉर्मर टीएमसी मिनिस्टर और करंट एजेयूपी लीडर हुमायूं कबीर उनमें शामिल हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि इन लोगों को कितनी बेचैनी है पाकिस्तान से बात करने की। ठीक है, आगे एक खबर मैं आपको और बताता हूं, ये लीजिए।
पब्लिशर हुज बुक कॉल्ड टेररिस्ट ग्रेट पर्सनैलिटीज रेडेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नाक के नीचे, मैं तो ये कहूँगा केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, उनकी नाक के नीचे जम्मू कश्मीर में कुछ किताबें छपती हैं जो सरकारी स्कूल लाइब्रेरी में रखी जाएंगी, बच्चों को बांटी जाएंगी। वो किताबें लगभग बच्चों को बांट भी दी जाती हैं, 250 उसकी कॉपीज़ बट जाती हैं। और उन किताबों में टेररिस्ट का, ऐसे लोगों का जो अलगाववाद फैलाते थे कश्मीर में, कश्मीर को अलग करने की बात करते थे, उनका महिमा मंडन किया गया है, उनको शहीद बताया गया है, उनको ग्रेट पर्सनैलिटीज़ बताया गया है। ऐसी किताबें छप रही हैं, बट रही हैं, और मोदी जी को तब पता चला जब ये बट गई। यानी कि किताब का ड्राफ्ट तैयार हो गया, किताब छप गई, किताब बट गई, फिर जाने कहीं से खबर आई होगी सोशल मीडिया से, मीडिया से, पता नहीं कहाँ से लीक हुई है, तब जाके सरकार को पता चला या लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता चला कि अरे हाँ ये तो गलत हो रहा है, चलो इनको बंद करते हैं। और जितने भी 8 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पूरी छपाई से लेकर के वितरण तक, इन सब को जो है सस्पेंड करते हैं और कार्रवाई करते हैं, उनकी जो प्रिंटिंग प्रेसेस को सीज करते हैं। ये होश आपको तब आया, ये देख लीजिए। यानी कि जो मानसिकता कश्मीर घाटी के बच्चों को इतने समय से समझाई गई थी, जिस मानसिकता का गुलाम इन लोगों को बना दिया गया था, अब जिस तरह से यहाँ फौज तैनात है, यहाँ पर जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, जिस तरह से लोगों की आय बढ़ रही है, अब ये लोग सोच रहे हैं, सेपरेटिस्ट लोग, कि काम करते हैं, अपना मिशन जम्मू में फैलाते हैं। और मुख्यतः ये जो किताबें बटी हैं, जम्मू में बटी हैं। आप पिछले कुछ दिनों में जितने भी हमले देख रहे हो या जितनी भी आतंकी गतिविधियां होते हुए देख रहे हो, जैसे आपने देखा था रियासी में, या 1-2 घटनाएं और हुई हैं, ये सब जम्मू में ही हुई है। अब ये अपना नया गढ़ बना रहे हैं जम्मू को। और आप ये बात मान के रखिए, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है, जब तक पीडीपी जैसी पार्टी है, महबूबा मुफ्ती जैसी, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। ये बात हम सबको जाननी चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पता नहीं सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है, और ये किताबें छप के ऐसे कैसे बढ़ जा रही हैं। यानी कि जिहाद हर लेवल पर चल रहा है। और ये काम करवा कौन रहा है, ये भी आप जानिए। ये सारा खेल जितना भी है, छपाई से लेके कंटेंट राइटिंग तक, इसमें सब जगह घुसी हुई है आपकी जमाते इस्लामी। कहाँ तक रोकोगे यार, कहाँ तक रोकोगे। अब इसमें देखो, लोगों के नाम सुनो, अब इन पर देखो, भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की गई है, यूएपीए लगा दिया गया है। अब तो आप कुछ भी लगाओ, आपने 2 किताबें पकड़ ली, पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जाने किस किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा होगा। इस पर कौन सुनेगा, कौन कार्रवाई करेगा। देखिए, जो स्कूल लाइब्रेरीज की किताबें थी उनकी बात चल रही है। पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर नाम की जो किताब है, इसके ऑथर हैं हिलाल अहमद और संतोष मीना, और ये पब्लिश हुई है जम्मू में ही, ओबरॉय बुक सर्विस में। और दूसरी किताब है ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू कश्मीर, इसके ऑथर हैं सुशांत गिरी, और ये दिल्ली बेस्ड अनुराग प्रकाशन में प्रकाशित हुई है, छपी है। इसके तहत अब तक 123 कॉपी एक किताब की, दूसरी किताब की 128 कॉपीज बट चुकी हैं। फिर बाद में जब लेफ्टिनेंट जनरल को, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है, उनको ध्यान आया, तब उन्होंने कार्रवाई करवाई और इन सबको जो है सस्पेंड करवाया, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, और जितनी भी फिजिकल कॉपीज थी वापस मंगवाई हैं, और जितनी भी डिजिटल कॉपीज थी उन सबको डिलीट करवाया, हटवाया है। ये छोटा सा उदाहरण है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा होगा देख लीजिए। ठीक है, तो ये कश्मीर से संबंधित मैंने आपको दूसरी खबर दिखाई। और सुनिए, खामनेई का फ्यूनरल चल रहा है, 6 दिन तक ये चलेगा। ईरान के बड़े बड़े शहरों में ये आयोजित किया जाएगा, इराक तक जाएगा, क्योंकि वहाँ भी शिया कम्युनिटीज़ रहती हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर दुनिया भर के लीडर्स को बुलाया गया था, दुनिया भर के पत्रकारों को बुलाया गया, दुनिया भर के अन्य सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया। सब कुछ ईरान ने अपने खर्चे पर बुलाया, और कई लोग गए भी। भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था, प्रधानमंत्री चूंकि इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं, वो नहीं जा सके, तो उन्होंने बिहार के जो पूर्व गवर्नर हैं उनको भेजा, और कांग्रेस के लीडर को भी बुलाया था, तो वो नहीं गए, तो उन्होंने भी अपने एक सलमान खुर्शीद नाम के लीडर को भेज दिया। हमारे देश से पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती भी पहुंची है, उसको भी बुलाया गया था, और जाकर के बड़े आंसू निकल रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, अरे बड़ा दुख है। कश्मीर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ईरान के इशारों पर भी होती हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर शिया कम्युनिटीज़ वहाँ रहती हैं। और सुनिए, आरफा खानम शेरवानी पहुंची है, आरफा खानम शेरवानी, हालांकि पत्रकारों को बुलाया था, उसको भी बुलाया होगा, तो खर्चे पे पहुंची है वहाँ, उसको भी बड़ा दुख हो रहा है। उसको कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तारीफ सूझ रही थी,
भारत के प्रधानमंत्री तो उसको सबसे बेकार लगते हैं दुनिया में। देख रहे हैं आप क्या क्या चल रहा है। अच्छा, जिस इराक में इनके फ्यूनरल को अभी आयोजित किया जाएगा, क्योंकि शिया कम्युनिटी वहाँ रहती है, ये लोग कितनी आसानी से अब धर्म के नाम पर एक होते दिखाई दे रहे हैं। 1979 से 1989 के बीच में जिस तरह से इराक और ईरान में लड़ाई हुई थी, है ना, एक दूसरे पर बम बरसा रहे थे, फिर न जाने कितने देशों ने इराक की मदद करी थी, वो दिन ये लोग भूल जाते हैं। यानी कि जब मौका आता है तो एक दूसरे बम बरसा देते हैं, फिर ऐसे फ्यूनरल आयोजित करके संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। बड़ा सा सेलेक्टिव इनका नज़रिया है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा एक नैरेटिव चल रहा है। डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएंगी, बड़े बड़े चैनलों पर प्रकाशित की जाएंगी। आने वाले समय में देखोगे यूट्यूबर्स भी वीडियोस बना के प्रकाशित करेंगे, कई लोग इस पर अपने पोस्ट लगाएंगे, दुनिया भर में नैरेटिव बनाया जाएगा कि देखो ईरान कितनी ताकतवर कौम है। ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी इतना समझ लीजिए कि हमारे यहाँ से कौन कौन गया है। सलमान खुर्शीद जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर रहा था कभी, ठीक है, और बाकी तो आपकी ये गई है महबूबा मुफ्ती, इस पर तो चर्चा हो ही रही है। देखिए अगली एक खबर, काकरोच जनता पार्टी का जो ये सो कॉल्ड प्रोटेस्ट है, मैं पहले दिन से इसकी हकीकत आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग नहीं मान रहे थे। कई लोग कमेंट कर रहे थे, कह रहे आप तो जानबूझ के ऐसा बोल रहे हो, आप प्रो बीजेपी होकर के बात कर रहे हो, अरे आप तो कोई डरा हुआ बता रहा था मुझे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि इस प्रोटेस्ट में जाकर के बैठ गई ये अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के बारे में हम सब जानते हैं, कहने को अपने आप को ऑथर कहती है, एक्टिविस्ट कहती है, दुनिया भर के प्राइज से मिल चुके हैं, चाहे प्रिट्जर प्राइज़ हो या तमाम तरह के प्राइज़ हैं, वो इसे मिल चुके हैं। और 2010 में दिल्ली में इसने कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें इसने कहा था कि कश्मीर वॉज नेवर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। इस बात को लेकर के कभी इस पर कार्रवाई भी नहीं हुई। अब जाकर के इस पर कार्रवाई हुई 2023 में, यूएपीए लगा है, केस चल रहा है, बहुत जल्द अंदर जाएगी। ये वहाँ जाकर के बैठी हुई थी। अब और कॉकरोच वाले इसको मंच दे रहे हैं, अपने साथ बैठा रहे हैं और इससे बातचीत कर रहे हैं और हर तरह से इसके साथ चीज़ें साझा कर रहे हैं। इसका मतलब वो इसके साथ इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं इसके साथ, और सहमत हैं तो इसका मतलब कॉकरोच वालों का आंदोलन किस दिशा में चल रहा है। अब वो बात पुष्ट हो जाती है जो मैंने आपसे पहले कहा था कि इनको नीट से लेना देना नहीं है, इनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। इनका जो इकोसिस्टम इस समय ध्वस्त हो रहा है उसको बचाने के लिए कैसे भी ये सब एक मंच का सहारा लेकर के एक होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं फिर भी। और मैंने इसके बारे में, अरुंधति रॉय के बारे में डिटेल वीडियो बना करके पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर डाल दिया, आप चेक कर सकते हैं, आज ही अपलोड किया है। ठीक है, ये कश्मीर वाला मैं दिखाना भूल गया कि पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़े स्तर पर लोग सड़कों पर है और ये प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। पाकिस्तान की सरकार या फौज इनको दबा नहीं पा रही है। ठीक है, बाकी अरुंधति रॉय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, इसको बुकर प्राइज़ मिल चुका है, पिंटर प्राइज़ मिल चुका है और न जाने कितने प्राइज़ मिल चुके हैं। जब भी किसी को एक आंदोलन जीवी बनाना होता है, लोगों के बीच में खड़ा करना होता है ताकि लोग उस पर विश्वास कर सकें, उसके कहने पर ब्रेन वॉश्ड हो सकें, उसके कहने पर सड़कों पर आ सकें, तो पहले उसको कुछ अवार्ड्स दे दिए जाते हैं। तो उसको कई अवार्ड यूरोप के द्वारा दिए गए हैं, इसको तैयार किया गया है और फिर इसको हमारे बीच पेश किया गया और विद द टाइम इसने हमको कैसे ब्रेन वॉश किया हम जानते हैं। इसी का कज़न है प्रणव रॉय जो एनडीटीवी का मालिक हुआ करता था, बाकी आप जान ही रहे हैं। तो पूरा साहब इकोसिस्टम चलता था जो अब ध्वस्त हो रहा है, तो सब कैसे भी करके अपना समर्थन दे के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज़ सब लोग एक हो जाओ, लेकिन ये एक भी नहीं हो पा रहे हैं। उधर इनका FCRA लाइसेंस एक के बाद एक रद्द हो रहा है, क्योंकि FCRA के नियम ये कह रहे हैं कि यहाँ के NGOs को विदेशी चंदा आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए सोनम वांगचुक अपने प्राण देने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि उसका FCRA लाइसेंस तो पिछले साल ही रद्द हो गया था। तो हर वो व्यक्ति जिसका या तो FCRA लाइसेंस रद्द हो चुका है, या जिस पे UAPA लग चुका है, या जिसका एजेंडा अब चल नहीं पा रहा है, या जिसको पत्रकार के रूप में अब कोई पूछ नहीं रहा है, वो सब जैसे तैसे एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना चाह रहे हैं, गुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो आज मैंने इन सभी टॉपिक्स में जो चर्चा करी, हर जगह कश्मीर है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जिस हिसाब से आज एक खबर आई कि एनसीपी, शरद पवार वाली जो पार्टी है, वो कह रही है कि हम एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी अपना एक अलग गुट बना रहे हैं, कांग्रेस से टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। अब वो अलग पार्टी बना लेंगे या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, वक्त बताएगा, बट वहां पर कांग्रेस टूट रही है, टीएमसी टूट चुकी, शिवसेना दूसरी बार टूट चुकी, आम आदमी पार्टी टूट चुकी,
हर पार्टी जिस तरह से टूटती जा रही है और सबके सब एनडीए को समर्थन देते चले जा रहे हैं। उधर डीएमके अलग हो गई है इंडिया लाइन से, कांग्रेस से अलग हो गई है। तो देखा जाए तो हर पार्टी ही अलग हो गई है, सपा बची है बस। तो जिस हिसाब से टूटम-फूट चल रही है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए या बीजेपी अपने लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है, 2/3 से भी ज़्यादा तगड़े तरीके से। और लोग कह रहे हैं कि महिला आरक्षण लागू करना है, डिलिमिटेशन लाना है इसलिए कर रहे हैं, या कोई कह रहा है कि वो जो चाहे सीएम हो, पीएम हो या कोई मिनिस्टर हो, अगर उस पर कोई आरोप सिद्ध हो जाता है, वो जेल चला जाता है, तो उसे अपना पद त्यागना होगा, वो वाला कानून लाना हो, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। तो मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ बड़ा होना है। बाकी देखेंगे क्या बड़ा होना है। मैं अब आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।